सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का अगेन बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। चैप्टर सेकंड आज आप सभी लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का। 2024 और 25 से लेक्चर सीरीज शुरू हो रखी है। पॉलिटिकल साइंस का जो वर्ल्ड वाली बुक है उसमें ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। अगेन द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वाला चैप्टर फर्स्ट हो गया है, वो सेकेंड हुआ करता था, और द कोल्ड वॉर चैप्टर डिलीट हो गया है। एंड देन उसके बाद जो थर्ड चैप्टर होता था यूएस हेजमनी वाला, वो चैप्टर भी डिलीट हो गया और ये फोर्थ चैप्टर को बना दिया गया सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर का नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। जिन बच्चों के पास किताबें पुरानी हैं उनमें ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर लिखा हुआ है। जिन बच्चों की नई किताबें हैं उनमें कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर लिखा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आपके स्कूल में बाद में बताया जाएगा उसमें न्यू सेंटर्स ऑफ पावर लिखा हुआ है। तो उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी गई है वो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई होप आप सभी लोगों ने हमारा ई पाठशाला का ऐप जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि इस ऐप के अंदर ना आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लास 12 में जितना भी आपका कंटेंट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको सारी अपडेट मिल जाती है। अब हमने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, वी विल टुक अ लुक एट सम दीज एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ द पावर। दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर पहला चैप्टर था जो बताता था कि सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री अगर कोई है तो भैया वो कोल्ड वॉर के बाद यूएसए बन गई थी, क्योंकि रशिया कन्वर्ट हो गया था यूएसएसआर के बाद। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर दुनिया में महान ताकत वाले देश अमेरिका के कंपैरिजन में कौन से हैं, एंड देन we will take a look at some assess their possible role in the future। और हम आंकलन भी करेंगे, विचार भी करेंगे कि भविष्य में उनकी भूमिकाएं क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, रशिया के साथ, चाइना के साथ, इसराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऐड हुए हैं। तो ये पूरे चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन पार्ट है, टॉपिक्स हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट अभी चल रहा है, ऐसे ऐसे करते करते आगे कहानी बढ़ती रहेगी। तो हाल फिलहाल हम कहानी शुरू करें यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन दोस्तों क्या है, मैं यहाँ वहाँ की बातें ना बताते हुए डायरेक्टली पॉइंट पे आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें क्लिस्टर क्लियर पता चलती रहे। देखो, अगर आप यूरोपियन यूनियन आपके एनसीईआरटी के अंदर ये जो पिक्चर है जो दिखाई आपको दे रही है, ये पिक्चर आपको दिखाई देगी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। इसमें आपको ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर लिखे हुए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था कि 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया के अंदर पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में और एक यूएसए की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में। 1990 के बाद हमने ये देखा कि यूएस जो था वो मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है, वो पावरफुल कंट्री बन चुका है। अब पावरफुल कंट्री बनने के बाद अब दुनिया के अंदर जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, जो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी आइडियोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट हो गई थी और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो तो 1945 से जिस टाइम से कोल्ड वॉर चल रहा था, उन्होंने कोशिश कर रखी थी कि भैया ऐसी कंट्री के साथ अलायंस बिल्ड करे जो हमारी जैसी आइडियोलॉजी रखती है। तो आप नोटिस ये करोगे कि जो न्यू मेंबर हैं वो अलग हैं, बट जो ओल्ड मेंबर है उनके साथ अमेरिका ने पहले से ही एक संधि करी हुई थी, एंड दिस इज कॉल्ड नाटो। अगर आपको नाटो के बारे में नहीं पता है तो ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा। रीजन बस इतना सा है कि 1949 के अंदर यूएसए ने क्या करा, 1949 में यूएसए ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में ये बना दिया था कि भाई जितनी भी यूरोप की कंट्री होंगी, अगर उनको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें कोई भी फाइनेंशियली मदद चाहिए तो अमेरिका जो है मदद करेगी। और अमेरिका ने 1949 के अंदर नाटो बनाकर इन सभी कंट्री की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मदद करी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो 1990 के बाद यूएसएसआर टूटता है और नई कंट्री रशिया बनती है। रशिया तो सबसे बड़ी कंट्री बनती है, लेकिन उसके अलावा दूसरी कंट्रियों का जन्म होता है, जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लुथानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सुल्वानिया, है ना, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ऐसे में जो 1949 के बाद जितनी भी कंट्री आज़ाद होती है वो कंट्री जो है इनके साथ अलायंस बिल्ड कर लेती है। तो दोस्तों अब इतनी सारी कंट्रियां हैं, अगर आप नोटिस करो तो लगभग ये 27 से 28 कंट्रियां जो है आपस में एक तरीके का अलायंस बिल्ड करती है। 1949 के अंदर जैसे ही नाटो बनाया गया था
तो यहाँ की कंट्री जो थी पूरी तरीके से अमेरिका की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गई थी। और 1990 के बाद जो आपको थोड़ा सा येलो में दिखाई दे रहा है, ये कंट्रियां भी इनके साथ आ गई थी और ऐसे में इन लोगों ने बनाया यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों ये जो था ना, ये थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बनाने का इतिहास मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन अब 1945 में बैक साइड पे यही चीज आपके एनसीईआरटी में बताने की कोशिश करी गई है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो यूरोपियन इकोनॉमिक जो है, यूरोप के कंट्री के लोगों की इकोनॉमिक जो है चकनाचूर हो जाती है, स्कैटर्स हो जाती है। बहुत सारी कंट्रीज राइवरलीज और फ्रेंडशिप वाले स्टेट्स में आपस में बट जाती है। और ये सारी कंट्री अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये सारी कंट्री उस टाइम पे बन गई थी यूएसए का पार्ट, और ये वाली कंट्री जो आपको दिखाई दे रही है ये कंट्री बन गई थी यूएसएसआर का पार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था पूरी दुनिया के अंदर। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि यूएस के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन बोला जाता है, जिस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अमेरिका की एक पॉलिसी थी, उसमें ये बताया गया था कि भैया सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो यूएसए की आइडियोलॉजी है उसको रोकना पड़ेगा, सॉरी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को रोकना पड़ेगा और यूएस की आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करने की जरूरत है। अब जब एक्सपेंड होगा तो उसका एक्सपेंड होने का रीजन क्या होगा दोस्तों, रीजन सबसे बड़ा यही होगा कि भैया कैसे ना कैसे करके अब देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की आइडियोलॉजी को फैलाया जाए। कब की बात हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में था। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो सबसे पहले हैरी ट्रूमैन जो है ये एक चीज लेके आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, इसे ट्रूमैन सिद्धांत बोलते हैं। इस ट्रूमैन सिद्धांत का पहला इनिशिएट यही था कि भैया सबसे पहले यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को रोका जाएगा तो ऑफ कोर्स उन सभी कंट्री को अपने साथ बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान अगर आप देखो तो 1947 में मार्शल प्लान चालू हो जाता है। मार्शल प्लान का मेन मकसद क्या है दोस्तों, अगेन जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उसको पूरी तरीके से फाइनेंशियली मदद करने का काम ये अमेरिका करेगी। अमेरिका वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को लगभग 12 अरब यानी कि 12 बिलियन डॉलर रुपीस देगी। सोचिए इतना पैसा अमेरिका के पास उस टाइम पीरियड पे था, और इसे ही मार्शल प्लान कहा गया। 12 अरब डॉलर ये दिए जाएंगे यूरोप की कंट्री को। अब जब यूरोप की कंट्री को इतना पैसा दिया जाएगा दोस्तों, तो फिर आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भाई जिसकी अमेरिका मदद करेगा तो भैया उसकी आइडियोलॉजी को ही वो कंट्री अपनाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों 12 अरब डॉलर मार्शल प्लान के तहत किन कंट्री को दिया गया, इन सभी कंट्री को, आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये कंट्रियां कैपिटलिस्ट बनी थी, क्योंकि 1947 में जब मार्शल प्लान चलाया गया तो इन्हीं कंट्री के साथ अमेरिका ने बाद में जाके नाटो की स्टैब्लिशमेंट 1949 में कर दी। समझ में आ रहा है एक आइडियोलॉजी कैसे, मतलब कैसे कंट्री को अपने कंट्रोल में लाया जाता है, कैसे लाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले 1949 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ये आया। उसके बाद 1947 के अंदर मार्शल प्लान आया, जिसमें वो क्या करेंगे, वो पूरी तरीके से 12 बिलियन डॉलर देंगे। 1949 के अंदर इन्होंने नाटो बना दिया, और नाटो उन्हीं कंट्री के साथ बनाया जिनको ये कैपिटलिस्ट बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना यूरोपियन यूनियन के लोग भी बड़े दिमागदार थे, उन्होंने फाइनेंशियली मदद ली, इन कंट्री ने फाइनेंशियली मदद ली। भाई जब हालत खराब होगी तो भाई गधे को ही बाप बनाने की जरूरत है। अमेरिका ने 12 अरब डॉलर दिया तो बदले में भैया टैक्स भी तो लिया, बदले में उसका रिटर्न भी तो वापस लिया। पैसा क्या वापस नहीं लेगी अमेरिका, ऑफ कोर्स लेगी। तो यहाँ यूरोप की कंट्री के लोगों ने ये सोचा कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री तो अमेरिका है, तो भैया ऐसे तो अमेरिकन इकोनॉमिक हमेशा ही आगे रहेगी, तो हम लोग तो आगे कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यूरोप की कंट्री ने हार नहीं मानी, और यही लोग बाद में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बने, यानी कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बाद में यही कंट्री जाके बनी। कैसे बनी, सबसे पहले इसका टाइमलाइन समझते हैं कि मोस्ट पावरफुल ऑल्टरनेटिव पावर यूरोपियन यूनियन के लोग कैसे बने। सबसे पहले इन लोगों ने 1948 में यूरोप की कंट्री ने मिलके एक बनाया OECD, OCED भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में आपके पेपर में आएगा, याद रखना। यूरोप की कंट्री ने मिलकर इसको बनाया
उस टाइम पीरियड पे हेडक्वार्टर देख सकते हो पेरिस फ्रांस था। अगेन मैं कह रहा हूँ इतना डीपली आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो ये पाठशाला के चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों 36 कंट्रियां उस टाइम पीरियड पे इसका मेंबर बन चुकी थी 1948 में। सोचिए ये वही टाइम पीरियड था जब यूरोप के लोग अमेरिका से फाइनेंशियली मदद ले रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। यूरोप के लोगों ने कहा भैया हमें भी तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो हेल्प करने के लिए इन लोगों ने कहा इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखेंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे उन 36 कंट्री के साथ जो आपस में एक दूसरे की फाइनेंशियली मदद कर सकती है। तो एक अच्छी बात रही। उसके बाद यहाँ पर आता है 1949 में यूरोपियन काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। यूरोपियन काउंसिल क्या होता है? यूरोप की जितनी भी कंट्री होंगी वो आपस में जो भी बिजनेस कर रही है वो बिजनेस में यूरोपियन काउंसिल, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल होती है, मतलब कोई भी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उनकी मुलाकात होती है, बातचीत करते हैं, बातें शेयर करते हैं, क्या चीज़ नया चल रहा है वो बातें होती है। जैसे हमारा यूट्यूब का प्रोग्राम होता है तो हम लोग भी जाते हैं, बातें शेयर करते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब होता है ना। सेम ऐसा ही यहाँ पे यूरोपियन यूनियन काउंसिल के साथ भी होता है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जब अपनी काउंसिल बनाई तो इस काउंसिल के अंदर यूरोप की जितनी भी कंट्रियाँ थी, जो भी इसकी मेंबर बनी हुई थी, आपस में होने वाले डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात थी। आप देख सकते हो जनरल सेक्रेटरी भी थी इनकी, और इनके उस टाइम पीरियड पे 47 मेंबर हो चुके थे, 47 मेंबर हो चुके थे। करंटली अभी डेटा तो आप देख सकते हो, कहीं और भी मिल जाएगा आपको। एंड देन 1957 में इन लोगों ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय बोलते हैं, ये बनाया इन लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक दूसरा 1992 के अंदर फाइनली ये लोग यूरोपियन यूनियन बना देते हैं। अब ये जब यूरोपियन यूनियन बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें यूरोप के पुरानी कंट्री वाले लोग, याद करो जिसके साथ नाटो बनाया था, जिसको मार्शल प्लान के तहत हैरी एस ट्रूमैन ने पैसे दिए थे, मार्शल प्लान के तहत 12 अरब डॉलर दिया गया था और नाटो उन सब कंट्री के साथ बनाया गया था। तो ये और नई कंट्रियां दोनों आपस में मिलके लगभग उस टाइम पीरियड पे 7 फरवरी 1943 के दिन नीदरलैंड में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग संधि करी गई और 1 नवंबर 1943 के अंदर इसको एग्जीक्यूशन में लाया गया। और उसके बाद बहुत सारी संधियां हुई दोस्तों, ये चीज भी पेपर के अंदर आता है आपके, बहुत सारी संधियां हुई थी। पेपर के अंदर ये वाला पार्ट भी आएगा, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, ट्रीटी ऑफ नीस, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट आता है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? आप बोलोगे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का मतलब ये हो गया कि जब नए यूरोप की कंट्री के देश और पुरानी यूरोप की कंट्री के देश आपस में मिलके यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ बनाते हैं और पूरी तरीके से अपने नए क्या कहते हैं यूनियन की स्टैब्लिशमेंट करते हैं नीदरलैंड के अंदर, तो वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है दोस्तों वो नीदरलैंड की मैस्ट्रिक्ट है। अब उसके बाद इन लोगों ने झंडा बना दिया, तो यूरोपियन संघ का झंडा आप देख सकते हो, पेपर में आता है। तो यूरोपियन संघ के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वह पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक मानते हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूरोपियन यूनियन जो बेचारी कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भीख मांग रही थी, अमेरिका से 12 अरब डॉलर के पैसा दिया उन्होंने, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई कि उसको अब हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इस तरीके से इसकी टाइमलाइन आप देख सकते हो कि कैसे हुआ। यहाँ पे अप्रैल 1951 में वेस्टर्न यूरोप की 6 कंट्रियां जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये पेरिस संधि करते हैं पहले ये लोग और आपस में एक साथ आते हैं। 1947 के अंदर जैसे मैंने अभी बताया यूरोपियन आर्थिक समुदाय यानी कि EEC ये बना। जनवरी 1973 के अंदर डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ये इसका पार्ट बन गए, तो ये और पावरफुल हो गया। 1979 के अंदर इसका पहला डायरेक्ट इलेक्शन होता है काउंसिल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। 1989 के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर ग्रीस यानी कि यूनान वो भी इसका पार्ट बन जाता है। 1985 के अंदर शोगुन संधि होती है जिसमें यूरोपियन देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिए जाते हैं। 1986 के अंदर स्पेन, पुर्तगाल ये इसका पार्ट बन जाते हैं, देख रहे हो। उसके बाद 1991 के अंदर जब जर्मनी टूट जाता है, एकीकरण हो जाता है, तो जर्मनी भी इसका पार्ट बन जाता है। फरवरी 1992 के अंदर ये मैस्ट्रिक्ट संधि करते हैं और फाइनली यूरोपियन यूनियन 1993 के अंदर बन जाता है। 1993 जनवरी के अंदर ये सिंगल मार्केट सिस्टम कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है, एकीकृत बाजार।
दोस्तों जनवरी 1993 के अंदर यूरोपियन यूनियन कहता है कि देखो हर देश की अपनी करेंसी हो सकती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे मिलके एक ही करेंसी का इस्तेमाल करेंगे जिससे डॉलर जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। याद करो हमने रशिया के बारे में पढ़ा था, जब यूएसएसआर के अंदर क्या कहते हैं यूएसएसआर टूट के रशिया बन रहा था, तो रशिया की करेंसी रूबल, उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था, है ना। क्यों? उसका यही रीजन था। तो ये है दोस्तों कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन बन गया और दुनिया का मोस्ट पावरफुल स्टेट बना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।